हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी एम प्राची। गाइस, अब एग्जाम को कुछ ही घंटे बचे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप ये वाला रिवीजन एग्जाम के पहले कर रहे होंगे, ऐसा मैं होप करती हूँ। तो गाइस, अगर आप अभी एग्जाम देके आए हैं और अब नेक्स्ट एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो गाइस आप ये वीडियो देख के जाना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एसपीएम बीवी का गाइस मैं रिवीजन लेके आई हूँ और आई होप आप लोग को ये रिवीजन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है, रिवीजन फुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ये पहली वीडियो है इस रिवीजन पार्ट की, और ऐसी वाली फास्ट ट्रैक मैराथन आते रहेंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए, सो दैट आपके एग्जाम से पहले कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, चलो। तो काम की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पहली काम की बात ये है कि हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 1 एसपीएम का, जो कि गाइस मैं अब कर रही हूँ डिस्कस, सो दैट ना आप एमसीक्यू अटेंड कर पाओ। थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं लिखना वो सब आपके ऊपर है, बट गाइस एमसीक्यू तो अटेंड करना ही है, उसके लिए तो पढ़ना है ही। तो वही कर रहे हैं अपन। तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, जिसमें से हमको 20 में 20 लाना है, और उसके लिए हम थ्योरी पढ़ के जाएंगे, आप भी और हम भी, और लेके आएंगे 20 मार्क्स। अगर गाइस आपको ऐसा लगता है इसको पढ़ने के बाद आपके 20 आ सकते हैं, तो गाइस प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, सो दैट मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत कुछ यूजफुल रही हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। मैं समझ गई, बहुत बात हो गई। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो पहला, गाइस सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? तो गाइस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, एक दिन 2 दिन 3 दिन की नहीं होती है। रोज 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 करना पड़ता है। मैम क्या करेंगे, भूल गए, याद नहीं आ रहा है। तो देखो, आप क्या करना है, इंडिविजुअल के गोल्स को फुलफिल करना है, सो दैट वो आपके कंपनी के गोल को फुलफिल कर सके। ठीक है गाइस, हर एक इंडिविजुअल का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको लिंक करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ, और उसको फुलफिल करेंगे। ये रोज रोज करना है, और ऐसा हमेशा करते रहना है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए शुभ शब्द भी मैं रीड कर देती हूँ, इतनी मेहनत से लिखे। गाइस ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, ग्रुप में एंटर कीजिए, और मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है गाइस वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें अपन आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस को। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। किसके साथ जोड़ेंगे? इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है गाइस, अब आप देखेंगे दो वर्ड, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। आप सोचते हो कि मैम एक जैसे ही तो लग रहा है। हाँ बेटा, एक जैसा तो है, बट कुछ डिफरेंस से ज्यादा कुछ डिफरेंस है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको याद करना है, याद करने के पर्पज से, सिर्फ और सिर्फ याद करने के पर्पज से ही लेना है इस बात को, इसको थोड़ा पॉजिटिव और इसको थोड़ा सा नेगेटिव। ठीक है, याद करने के पर्पज से आपको ऐसा सोचना है, सो दैट आपको जल्दी 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 याद हो जाएगा। तो देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है जब अपन क्या करते हैं, कंटिन्यूस फ्लेक्सिबल अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, एक इंसान मान लो, अभी ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉयर है। अब ये एम्प्लॉयर जो रहेगा वो ही इसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, एक इंसान का ही तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा ना, है ना? किसी चीज़ का भी मतलब कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ थिंग या कोई पर्सन होना चाहिए, तब जाके तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करोगे ना। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल में एम्प्लॉयी मान लो और एम्प्लॉयर मान लो। एम्प्लॉयर जो रहेगा, एम्प्लॉयी का क्या करेगा? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेगा। तो अगर वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइड से है, तो वो कंटिन्यूअसली और मस्त से फ्लेक्सिबल वे में करेगा। बट अगर वो परफॉर्मेंस अप्रेजल साइड से है, तो यहाँ से ऐसे 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 करके उसको डांटते रहेगा, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया, ऐसा करना तुमको ये सिखाया, ऐसा वैसा करके सुनाते रहेगा। बट इसमें क्या रहता है कि फ्लेक्सिबल रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफ़िस में ही बोले। आप लोग जाके एक रेस्टोरेंट में बैठ सकते हो और फिर आराम से चाय पीते-पीते भी आप अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करवा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। फॉर्मली अपन जा सकते हैं बाहर वगैरह, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि टॉप डाउन, मतलब इसमें एम्प्लॉयर रहेगा एक खड़ूस सा, जो पूरा टाइम चिल्लाता रहेगा अपनी प्यारी सी एम्प्लॉयी को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कंटीन्यूअस रिव्यू गाइस, इसमें ऐसा रहेगा कि कंटीन्यूअसली रिव्यू होता रहेगा। ऐसा नहीं कि इतनी तारीख को, इतने बज के इतने मिनट को ही अपन को अप्रेज़ल करना है। कभी भी कर सकते हैं यार। जब ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉयी को अप्रेज़ल की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तब कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बट ये एनुअली होता है, इतनी तारीख को, इतने बज के, इतने हफ्ते में, इतनी तारीख को, इसी समय हम करेंगे। ठीक है, ये ना रेटिंग लेस होता है। इसमें ऐसे नहीं बोलते कि तुमको 3 स्टार हो, तुम 4 स्टार हो, तुम 1 स्टार हो, बिल्कुल बेकार हो, कोई काम के नहीं हो, नकारे हो एकदम, ऐसे नहीं बोलते। इसमें अपन क्या बोलते हैं, रेटिंग का कम इस्तेमाल करते हैं, कम करते हैं, और इसमें अपन रेटिंग दे देते हैं, यू आर जस्ट 1 स्टार, गो टू हेल, यू आर फायर्ड। ठीक है गाइस, देन ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये मोनोटिक को जैसे मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, फिर ये फोकस होता है वैल्यू एंड बिहेवियर। एक इंसान की वैल्यू करेंगे इसमें अपन, उसके उसकी वैल्यूज पे फोकस करेंगे। ठीक है, बट इसमें फिक्स टारगेट्स रहते हैं एकदम। ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सुनना ही है फिर।
ठीक है? देन अपन इसके इसको ना ज़्यादातर अपन ना पे से नहीं जोड़ते, मतलब अगर ये काम कर दोगे ना तो तुमको एक ट्रिप फाइनल तुम्हारी, अगर ये काम कर दोगे तो इतने का बोनस फाइनल तुम्हारा। इसको ज़्यादा इससे जोड़ते नहीं है, ठीक है? बट इसमें ऐसे जुड़े रहता है। अच्छा, तुमने पिछले महीने के टारगेट्स पूरे कर दिए? ओके, यू आर फाइनली गो टू वर्ल्ड टूर एक्सेट्रा। ये मैनेजर जो रहता है ना वो करता है, क्योंकि गाइस मैनेजर क्यों करेगा? क्योंकि मैनेजर ही सबसे ज़्यादा करीब होता है एम्प्लॉयी के, और एचआर तो पूरा डिपार्टमेंट होता है, उसमें कई सारे एम्प्लॉयी होते हैं, तो वो एचआर करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बिफोर एग्जामिनेशन इसलिए मैं एकदम शॉर्ट पे ले रही हूँ। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि वन डे बिफोर एग्जामिनेशन मैराथन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कंपोनेंट देख लेते हैं। तो गाइस देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको परफॉर्मेंस प्लानिंग करना पड़ेगा। जब तक प्लान नहीं करोगे परफॉर्मेंस को, मैनेज कैसे करोगे? ठीक है, तो अपन सबसे पहले प्लान करते हैं। इसमें अपन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी दोनों मिलके सेशंस करते हैं। उसके बाद ना उन लोग क्या करते हैं पता है? अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखते हैं, एंड देन वो लोग प्लान करते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। देन गाइस नेक्स्ट स्टेप परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू। ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू, इसमें क्या करेंगे गाइस? इसमें अपन फिल करते हैं जैसे कि जो जो मतलब जहाँ जहाँ पे अपन अप्रेजल की जरूरत है अप्रेजल करेंगे, जहाँ जहाँ पे रिव्यू करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि गाइस वो ये वाला अप्रोच बेकार है और ये वाला अप्रोच अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोनों ही अपने अपनी जगह अच्छे हैं। तो गाइस दोनों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेके फिर अपन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू भी करेंगे। ओके गाइस, देन गाइस अपन क्या करेंगे? फीडबैक लेंगे। देन फीडबैक एंड पर्सनल कंसल्टेटिंग, काउंसलिंग, आई एम सो सॉरी, काउंसलिंग है वो। ठीक है, क्या करेंगे? फीडबैक एंड पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। अब कैसे करते गाइस? देखो, अगर कोई इंसान ने कोई गलती की है तो पब्लिकली उसको बोलोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना सामने वाले को। तो गाइस उसको पर्सनली बोलो। ठीक है, तो पर्सनल काउंसिल होने से ज्यादा ठीक रहता है। उसकी गलतियां उसको बताओ अलग से। पर लेकिन अगर आपको रिवॉर्ड देना है तो आप पब्लिकली जाओ। ठीक है, रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस अगर देना है, आपको रिवॉर्ड वगैरह देना है तो आप आराम से सबके सामने बताओ। उससे ना मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बट अगर आप उसकी बुराई करोगे पब्लिकली तो अच्छा नहीं लगता। देन नेक्स्ट पॉइंट अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव प्लान। देन गाइस आप उसको बताओगे कि ऐसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल में अपन वर्टिकली मूव करते हैं एम्प्लॉय की तरफ, और उसके बाद फिर उसको बताते हैं कि आगे के सक्सेशन प्लान्स क्या है, जॉब रोटेशन, जॉब प्लानिंग के बारे में वगैरह वगैरह बताते हैं। मतलब ये वाला काम तो हो गया, अब इसके आगे क्या करना है इस टाइप से। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को कंपोनेंट्स लर्न हो गए होंगे। मैं एक और बार पूरा ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद अप्रेजल करते हैं, अप्रेजल के बाद फीडबैक लेते हैं, पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, देन उनको इम्प्रूवमेंट में रिवॉर्ड देते हैं, और फिर पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कोई भी पॉइंट कहीं भी लिख सकते हो, बट फॉर रिमेम्बरिंग मैं सीक्वेंस बना रही हूँ। सबसे पहले आप ऐसे याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। परफॉर्मेंस का प्लान करोगे तब तो जाके आप उसका अप्रेजल करोगे, अप्रेजल होगा तब तो फीडबैक आएगा, फीडबैक आएगा उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे? इंप्रूविंग प्लान बनाएंगे, देन उनको रिवॉर्ड देंगे, देन पोटेंशियल अप्रेजल। ठीक है, इनका कोई भी लिंक नहीं है रियल जिंदगी से, बट मैं सिर्फ और सिर्फ याद करने के पर्पज से इसे बना दी। आगे बढ़ते गाइस, टूल्स क्या क्या है? तो देखो गाइस, टूल्स होते हैं इसके दो टूल्स है, एक प्रोडक्टिविटी, एक एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो प्रोडक्टिविटी क्या है? जिसमें अपन क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, बस क्वालिटी एकदम ए प्लस, एकदम बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, बट एफिशिएंसी में क्या सोचते हैं हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बने, हमारी क्वालिटी भले ही एवरेज हो बट क्वांटिटी ज्यादा बननी चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का होता है गाइस, एक होता है टेक्निकल और एक होता है एलोकेटिव। देखो गाइस, टेक्निकल में क्या होता है? अपन सोचते थे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बने, मतलब ये सेम ही है। ठीक है, ये टेक्निकली हुआ। ओके, बट ये एलोकेटिव में क्या होता है कि अपन थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हैं। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं कि अपन जब आपको बोलेंगे कि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो गाइस आप कैसे पढ़ते हो? स्कैनर्स लेते हो, एमसीक्यूज कंपाइलर्स लेते हो, पास ईयर क्वेश्चंस लेते हो, एमटीपीज लेते हो, बुक्स लेते हो, देन मेरे लेक्चर्स देखते हो और फिर उसके बाद पढ़ाई करते हो। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। बट कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा इधर उधर नहीं जाते और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखते हैं। तो लोग मैक्सिमम आउटपुट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, बट आप क्या कर रहे हो? जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है ब्रास वाला, ये है कि जब ना अपन गोल्ड बनाते हैं ना, तो उसमें ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्टेज होता है। ये तो अपन क्या करें, जब इनपुट ही डाल रहे हैं ना तो उसमें ब्रास मिक्स करके डाल दो। मतलब 90% अपन को पता है कि 10% ना अपना लॉस होने वाला है, तो आप 90% गोल्ड डालो और 10% ब्रास डाल दो। तो ये 100% डल गया सामान, इसमें जो 10% लॉस होगा तो अब तो अपने पास 90% आउटपुट आएगा। तो आप ये, अब मैं मानती हूँ आप बोलोगे कि मैम 10% डालोगे आप ब्रास, तो जरूरी थोड़ी है कि 10 का 10 लॉस हो जाए। मानती हूँ मैं 10 का 10 लॉस नहीं होगा, बट गाइस हमारा गोल्ड कुछ परसेंटेज से तो कम लॉस होगा ना। पहले 10 होता था तो अब वो 6% लॉस हो रहा होगा, 4% लॉस हो रहा होगा, एनी नंबर ऑफ लॉस होगा, बट 10 तो नहीं हो रहा होगा।
ठीक है गाइस, तो वैसा बोलूँ मैं, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बना के हम लोग काम करेंगे तो हमारा दोनों चीज़ अचीव हो जाएगा। ठीक है? क्वालिटी विथ मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है गाइस, मतलब हमारे एकदम ब्राइट कलर्स के मार्क्स आएँगे। ठीक है गाइस? तो चलो टूल्स में फिर से एक बार ब्रीफ बता रही हूँ। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी होता है। ठीक है? एफिशिएंसी में मैक्सिमम आउटपुट में 2 टाइप होते हैं, एक एलोकेटिव और एक होता है टेक्निकल। गाइस शुरू से एक बार रिवाइज़ कर लें क्या? बस एकदम शॉर्ट में कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है ये, और लिंक विद गोल्स होता है। इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल होता है, ये पॉजिटिव होता है, थोड़ा नेगेटिव होता है, सोच के लिख देना। कंपोनेंट में क्या क्या पढ़े थे? परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं, देन अप्रेजल करते हैं, देन फीडबैक लेते हैं, देन क्या करते हैं अपन, परफॉर्मेंस का प्लान देखते हैं, उसमें रिवॉर्ड देते हैं और फिर अप्रेजल करते हैं, पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं। ओके गाइस, देन गाइस ये पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है और याद करना भी जरूरी है, क्योंकि ना एमसीक्यूज में आ जाता है कि कंपोनेंट्स में ही आता है कि नहीं आता, 4 ऑप्शन दे देगा, क्या करोगे, इसीलिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देन टूल्स में क्या क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। देन आगे बढ़ते गाइस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस होता है। काय का प्रोसेस होता है? जिसमें अपन क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ग्रोथ देखते हैं। कैसे देखोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है? बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए आप क्या करोगे? दिमाग लगाओ, नाम से ही समझ में आ रहा है, हमको हर चीज नाम से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नाम दिया रहेगा। क्वेश्चन याद आएगा, व्हाट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्वेश्चन मार्क, तो क्या लिखोगे? तो लिखना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ finding strength and weakness and short-term long-term growth of organization by using financial statements like balance sheet, cash flow statement एंड इनकम स्टेटमेंट। देखो गाइस, मैंने बिना बुक पढ़े ही पूरा इंग्लिश का एक पैराग्राफ बोल दिया, आप भी बोल सकते हो अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद रहेगा तो। ठीक है, बस इन द थोड़ा बहुत तो बीच बीच में लगाना होता है, बाकी सब तो आता ही अपन को। ठीक है गाइस, देखो अब इसके फायदे देख लेते क्या क्या होते हैं। तो देखो इसके फायदे होते हैं, किसको किसको फायदे होते हैं, ये है मतलब क्रेडिटर को फायदा होगा। आप बोलोगे मैम क्रेडिटर को क्या फायदा होगा? देखो गाइस, अगर आप किसी को पैसे दियो तो आप ये ध्यान रखोगे ना, कम से कम वो आपके पैसे लौटाने लायक उसके पास पैसे हो। अगर आप उसको 100 रुपए दोगे तो आप कम से कम ये चाहोगे ना कि कम से कम उसके पास 100-200 रुपए हो, तब जाके तो वो आपको 100 रुपए लौटाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्रेडिटर जानना जरूरी रखता है। बॉन्ड होल्डर भी वैसे ही, इन्वेस्टर जो होते हैं उनको भी वही चिंता होती है कि जो हमारे पैसे जो लगे हुए हैं वो एक सेफ जगह लगे हो, इसलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैनेजमेंट, क्योंकि उसको अपनी परफॉर्मेंस जानना होता है इसलिए। तो गाइस हम लोग फिर से क्विक रिवीजन करेंगे, रुको पहले कंप्लीट कर लेते फिर करेंगे। देखो एरिया क्या क्या होगा, किस किस एरिया में, तो गाइस ये वर्किंग कैपिटल है, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ये एक्टिविटी एनालिसिस और ये अपना है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। एरिया क्या क्या, कौन कौन से एरिया में देखेंगे अपन मेनली? तो देखो पहला वर्किंग कैपिटल में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, एक्टिविटी एनालिसिस में और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में। देन गाइस अपन टूल क्या क्या यूज करने वाले हैं इसमें, तो देख लेते हैं। टूल होगा पहला हमारा, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं अपन फाइनेंशियल चीजों को देखने के लिए, रेशियो। ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, कॉमन साइज कर सकते हैं और कंपैरेटिव कर सकते हैं। गाइस इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, चिंता मत करना। ये वाले लेक्चर में पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ एकदम कम टाइम में मैं कवर करा के आपको वन डे रिविजन के रेडी कर दूंगी। ठीक है, तो देखो टूल्स क्या क्या फिर से बता रही हूँ। रेशियो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज, ट्रेंड, 4 टाइप के टूल है जिससे हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरा यहाँ से। देखो क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है, तो बताना, प्रोसेस होता है जिसमें अपन स्ट्रेंथ, वीकनेस और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ग्रोथ देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद लेते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट। इसके बेनिफिट्स होते हैं, किसको होते हैं, क्रेटा को, बॉन्ड होल्डर को, इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को। ठीक है, किस किस एरिया में काम करता है, वर्किंग कैपिटल में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, एक्टिविटी एनालिसिस में, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में। देन इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज और ट्रेंड्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई चेन क्या होता है। तो गाइस सप्लाई चेन होता है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के कन्वर्ट करने की जो एक प्रोसेस होती है उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। ठीक है, सप्लाई चेन जो होती है ना वो इन दोनों को कन्वर्ट करना में हेल्प करती है। जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे और उसके बाद जो अपना फिनिश गुड्स बन जाएगा वो होता है हमारा सप्लाई चेन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्मूथ फंक्शन करे। स्मूथ फंक्शन मतलब आराम से काम चलते रहे, कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, कम से कम खर्चा में चले और एफिशिएंट इंटीग्रिटी मतलब सब लोग एक दूसरे से सही तरीके से जुड़े रहे, सो दैट कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपन प्लान करेंगे। ठीक है, प्लान करना तो ज़रूरी है, हर चीज़ का प्लान करना पड़ता है। देन सोर्स करेंगे कि किस सोर्स से जाएगा। अगर आपको कोई सामान
मंगवाना है, तो आप सोचोगे ना 4 सप्लायर आपके दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, तो आपकी फैक्ट्री से जो पास पड़ेगा और जो सबसे सस्ता देगा उसी से तो मंगाओगे ना। तो सोर्स देन मेक, कौन सी चीज़ को बनाना चाहिए और कौन सी चीज़ को नहीं बनाना चाहिए, ये भी तो सोचोगे ना। अगर वही चीज़ मार्केट में और सस्ते में मिल रही है, तो आप वहीं से ले लो ना, बनाने की क्या ज़रूरत है। देन डिलीवर, क्या आप अपने कस्टमर को सही टाइम पे सही चीज़ डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं? और उनकी चीज़ रिटर्न कैसे हो रही है, मतलब रिटर्न पॉलिसीज़ क्या है? लाइक आप रिटर्नेबल चीज़ें दे पा रहे हो या फिर आपकी कोई रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, ये सब। ठीक है गाइस, शॉर्ट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं, ये टॉपिक एकदम छोटू सा इतना ही है। सप्लाई चेन अगर पूछेगा एग्जाम में तो बताना, जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है तो जो प्रोसेस होती है उसको सप्लाई चेन बोलती है। इसका 3 ही ऑब्जेक्टिव होता है, ये कि ये लोग कनेक्टेड रहे एक दूसरे से, स्मूथली फंक्शन होते रहे और खर्चा कम से कम लगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मतलब इसका कंपोनेंट क्या-क्या रहेगा, तो देखो प्लान करेंगे सबसे पहले, फिर सोर्सेस देखेंगे, फिर सोचेंगे बनाना है क्या, देन डिलीवर करेंगे, देन रिटर्न का पॉलिसी देखेंगे। ठीक है? ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा इम्पोर्टेंट, सीआरएम। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से यही है, मान लो आप। सीआरएम जो होता है वो होता है कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि रिश्ते बनाना है कस्टमर से। ये रिश्ता क्या कस्टमर के साथ कहलाता है। ठीक है गाइस, तो देखो ये क्या एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। ठीक है, प्रोसेस द चेंज, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल। गाइस इसमें अपन चेंजेस देखते हैं कि अपन ऑर्गेनाइजेशन में और टेक्निकल चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। और टू बेटर द मैनेजर इंटरप्राइज अराउंड द कस्टमर बिहेवियर, मतलब कस्टमर जो है उसके हिसाब से वो क्या सोचता है, उसके हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को अपन चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन दोनों चीज को मैनेज करना ही सीआरएम होता है। ठीक है गाइस, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो कि हमको बताती है कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से अपने बिजनेस में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा गाइस, आप सोचो कि सीआरएम लगाना है तो सबसे पहले तो आपको कस्टमर समझना पड़ेगा, किसी के हिसाब से चलने के लिए उसको तो समझो, फिर उसको बचा के भी रखना पड़ेगा, नए वाले लोग को अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा और उनके दिल को जीतना पड़ेगा। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, ये चार जब काम हम करेंगे ना, तो हमको कुछ फ़ायदा होगा, जैसे कि हमारा प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होगा, हमारी कॉस्ट कम होगी। ठीक है? ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं फिर से, देखो गाइस, सबसे पहले सीआरएम का मतलब समझे आपने। सीआरएम क्या करता है, ये जो कस्टमर की बुद्धि है, उसके अंदर जो दिमाग में चल रहा है, उसकी बातों को समझना और समझ के उसकी पसंद की चीज़ें बनाना ही सीआरएम होता है। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर चेंजेस करते हैं और फिर अपन मैनेज करते हैं एंटरप्राइज़ को कस्टमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक है? जो सीआरएम होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो उसको समझो, उसको बचा के रखो, उसको अपनी तरफ आकर्षित करो और उसके दिल जीत लो। ठीक है? ये 4 काम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, आपका कॉस्ट कम होगा। ठीक है? अब एडवांटेज क्या-क्या होंगे अपन को देखो, अपना प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है? देन ग्रेटर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाएँगे। हमारी कॉस्ट जैसे-जैसे ज़्यादा बढ़ाएँगे, कॉस्ट अपने आप कम होते जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, रियल टाइम एक्सेस कर पाएँगे हम, लॉयल कस्टमर मिलेंगे, इंक्रीज़ होगी अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की, क्योंकि गाइज़ अपन रेवेन्यू ज़्यादा कमाएँगे तो अपन अपनी क्वालिटी पे भी फोकस कर सकते हैं, है ना? और फिर हमारा टीम वर्क भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एडवांटेज पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीआरएम। तो फिर गाइस 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो कम से कम अपन को 6 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लर्न 6 पॉइंट एटलीस्ट कर ही लेते हैं अपन। देखो लॉयल कस्टमर, प्रोडक्ट डेव, आप ऐसे सोचो, सब सब चीज़ छोड़ो, आप ऐसे सोचो सीआरएम मतलब कस्टमर। कस्टमर से क्या-क्या याद आता है आपको कि कस्टमर जो होता है वो लॉयल होता है? हाँ, होता है। वो क्या करता है, ज़्यादा सामान खरीदता है तो क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है? हाँ, होता है। ठीक है, उसके मोर कस्टमर होंगे? हाँ, होएँगे। ठीक है, उसका आप सोचोगे प्रोडक्ट के हिसाब से सोचते हो, तो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होगा, हमारा क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएँगे। 3 प्रोडक्ट से हो गया, 3 कस्टमर से हो गया। 1-2 ठो कैसी आलतू-फालतू याद कर लो, कुछ भूल गए तो देखो, टीम वर्क ज़्यादा अच्छे से होगा, हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। ठीक है? इतना काफ़ी